चलिए देखिए, ये हो गया आपको आज 75 से चलेगा पार्ट 2 साइंस पार्ट 2 का जो है ये 76 नंबर क्वेश्चन आज बताएंगे इसमें, ठीक है। और ये जो है साइंस का पार्ट 2 जो है इसमें टोटल 154 प्रश्न था, जिसमें से 75 प्रश्न आपको हम कल बताए थे और जो बच गया उसको आज बताएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम को जब भी आप जलाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले मैग्नीशियम के फीता जो होता है, एलईडी को बल्ब आता है ना लगाने वाला, उस टाइप का फीता मिलता है आपको, बाजार में अवेलेबल हो जाता है वो। तो हम मैग्नीशियम को जब फीता को हम जलाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम एक मैग्नीशियम का फीता ले लेंगे, ठीक है, और मैग्नीशियम के फीता को क्या करेंगे, हम जलाएंगे। तो जब मैग्नीशियम को फीता देखो इस टाइप से रहते हैं, और इसको यदि हम जलाते हैं तो जलाने से पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो पेपर होता है रगड़ने वाला, जंग छुड़ाने वाला, उस पेपर से इसको घर्षण करके काले जो परत चढ़ जाती है उसको छुड़ा देते हैं। आखिर हम काले परत लगते हैं उस पर कैसे है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संपर्क करता है, हवा में ऑक्सीजन है, हवा से संपर्क करके उसकी परत जो होती है काली चढ़ जाती है, मतलब जंग लग जाती है। उसको छुड़ा करके यदि मैग्नीशियम के फित्तों को हम आसानी से माचिस की सहायता से जलाएंगे तो ये देखने को मिलेगा कि उजला निकल रही, लय जो उसकी होती है उजला निकलती है। लय कैसा निकलती है, उजला निकलती है। और जलने के बाद उसे पुनः आप मैग्नीशियम नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो जल गया और पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया है सर, रासायनिक परिवर्तन है एक प्रकार से। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम के फीता को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। और साथ साथ में मैग्नीशियम के जो जलाने पर जो ऑक्साइड बनते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, उजला होता है, सफेद होता है। तो यहां से आगे बढ़ना आपको 75 नंबर प्रश्न आज है। चलिए यहां से बताना है आपको है। अच्छा 65 भी आया, यहां से है। एक ऐसी धातु जो वायु में संधारित्र नहीं होती है। एक ऐसा धातु के नाम बताना है जो हवा में संधारित नहीं होती है, तो कौन है? AU, ठीक है। तो एक ऐसी धातु है जो वायु में संधारित नहीं होती है, तो कौन हो जाएगा? सोना। और सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट के सोना को हम शुद्ध सोना कहते हैं। 24 कैरेट वाले सोना को क्या कहते हैं? शुद्ध सोना। और शुद्ध सोना से हम कुछ बना नहीं सकते हैं, जैसे हम जेवर नहीं बना सकते हैं, मुलायम होता है शुद्ध सोना, ठीक है। उससे हम जेवर जेवरात कब बनाते हैं? जब हम 22 कैरेट प्लस बनाते हैं। 22 कैरेट से हम जेवर ये सब बना सकते हैं पहनने उड़ने के लिए। आभूषण बनाने वाले सोना कितना कैरेट का होना चाहिए? 22 कैरेट का होना चाहिए। 24 कैरेट के सोना के आभूषण नहीं बनती है, 22 कैरेट के सोना का आभूषण बनती है। लेकिन सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टेरिक अम्ल होता है। इमली जो होता है उसमें कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। इसी की वजह से इमली थोड़ा खट्टापन लगता है, ठीक है। फिर चींटी को डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। जो चींटी होता है ना उसकी डंक में, ठीक है, डंक में कौन सा अम्ल रहता है? तो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और जिसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा ना उसको बीख भी होती है, ठीक है। विष वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस के क्रिया में कौन सा पदार्थ बनेगा? विरंजक चूर्ण। यदि बाबू हम मान लिए कि बुझा हुआ चूना मेरे पास है और क्लोरीन गैस से उसको क्या कर दें, हम रिएक्शन करवा देंगे, तब क्या प्राप्त होकर आएगा? विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण का सूत्र देखिए सर, CaOCl2, CaOCl। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछे CaOCl2। CaCO3 किसका होता है? संगमरमर। चूना पत्थर के CaCO3, चूना पत्थर के भी CaCO3। CaCO3 किसका होता है? चूना पत्थर का।
अच्छा ये बताइए कि सर हम CaCO3 संगमरमर बोलते हैं, उसका और क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अलग चीज हो गया। बैंकिंग सोडा आ गया यहाँ पर। बैंकिंग सोडा के NaHCO3, बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। और धोने का सोडा के Na2CO3 इंटू 10H2O, और नहीं तो Na2CO3 10 जल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम 10 जल। 10H2O को 10 जल बोलते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है सर? CaSO4 इंटू 2H2O। ये सबसे पहले जो अभी हम चारों जो सूत्र लाए हैं, ये चारों सूत्र को पहले आप बढ़िया से देखिए, ठीक है। ये फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट होता है आपके अथी के लिए, एग्जाम के लिए। सबसे पहले विरंजक चूर्ण का फिर से याद कर लेते हैं हम लोग, CaCO2 विरंजक चूर्ण। अब बैंकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, फिर धोवन सोडा के Na2CO3 इंटू 10H2O। जिप्सम का होता है, जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू 1/2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सूत्र आप एकदम हमेशा केमिस्ट्री जब भी खोले तो एक दो बार इसको देख ले कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम में जो एकदम कमजोर है उसके लिए, कमजोर बच्चे के लिए नहीं, जो चारों पांचों सूत्र है ये ऑब्जेक्टिव में उसको 1 नंबर जरूर दिला के जाएगा। क्योंकि 5-6 को ऐसा फार्मूला है इसमें। एक विरंजक चूर्ण हो गया, ये तो पहले देख लो जितना है, 1 2 3 4 5, और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हो गया। इसमें है चूना पत्थर संगमरमर जिसको बोलते हैं, चूना पत्थर आप एकदम रट लीजिए। तो ये 3-4 को जो है से आपको हमेशा रिपीटेड है एग्जाम में प्रश्न, इसको बढ़िया से देख लीजिए। अगला पॉइंट अब है, किस विलयन का प्रयोग दीवार को सफेद करने में किया जाता है? किस विलयन का प्रयोग दीवार को सफेद करने में करते हैं? तो सर CaOH का हॉल्टवाइज, ठीक है। लवण Na का जलीय विलयन का pH मान 7 होता है। ऑक्सैलिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाँ, टमाटर में कौन सा अम्ल मिलेगा? हाँ, लिखा हुआ ऑक्सैलिक में पढ़ते हैं ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। कभी कभी ज को स भी पढ़ा जाता है, स को कभी कभी ज भी पढ़ा जाता है। अब जब इंग्लिश में देखेंगे इसका यूज ज्यादा होता है, ज का उपयोग करते हैं, लेकिन लिखा हुआ इसका, लेकिन हमको इसको ऑक्सैलिक पढ़ना है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है आपको टमाटर। टमाटर से आप ऑक्सैलिक अम्ल निकाल लोगे। दही से कौन सा अम्ल निकलेगा? दही से लैक्टिक अम्ल। अच्छा, दूध में क्या पाया जाता है? चाय में क्या पाया जाता है? चाय में। कॉफी में? कॉफी में क्या पाया जाएगा? कॉफी में कुछ नहीं पाया जाता है, आदमी पीता काहे ले से बताओ। कुछ तो पाया जाता है ना। नीतीश नहीं आया जी आज? नहीं आया ना? सब आज फिर निकल गया घूमने के लिए। एग्जाम सब सीरियस नहीं लेता है। लिटमस जब ना अम्लीय होता है, लिटमस जब ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय, तब इसका रंग कैसा होता है? बैगनी। कहता है कि लिटमस जब ना अम्लीय होता है, लिटमस अम्लीय भी नहीं है, क्षारीय भी नहीं है, तब तक इसका रंग कैसा रहेगा? बैगनी रहेगा। सभी अम्लों में पाया जाता है कौन सा? हाइड्रोजन पाया जाता है। पीएच में पी का सूचक क्या है? हाँ, पुषांश भी बोल सकते हैं हिंदी में हम उसको, ठीक है, पुषांश। जल के अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। हाँ, जल में जो अस्थायी कठोरता होता है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? धोने का सोडा से। अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? हाँ, अग्निशामक में किसका उपयोग करेंगे आप? बैंकिंग सोडा का उपयोग करेंगे। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? अच्छा, प्राकृतिक सूचक के एक और नाम बताओ, कलम पढ़ाए थे प्राकृतिक सूचक। हल्दी भी एक और था, 2 को था जो हम बताएं, जो बताइए यहाँ। लिटमस पत्र, ठीक है। लिटमस पत्र और हल्दी ये किसका सूचक है? प्राकृतिक सूचक है।
सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा हो सकता है? हाँ, सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर में स्थित धातुओं को निष्कर्षण किस विधि से करेंगे? विद्युत अपघटन विधि से करेंगे। कौन विधि से? विद्युत। धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? अच्छा ये बताइए, एक होता है ऑक्सीकरण, होता है एक अनऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण एक, अनऑक्सीकरण। यदि ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन की संख्या को कमा दिया जाए तो अनऑक्सीकरण। ठीक है, तो वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणवत्ता प्रदर्शित करता है उसको क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी। हाँ, जो वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण दर्शाता है, दोनों के गुण दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उभयधर्मी अम्लीय ऑक्साइड। उभयधर्मी अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। कहता है विद्युत प्रशीकरण में शुद्ध धातु की पट्टी का बनाया जाता है। कौन सी शुद्ध धातु की पट्टी किससे बनाया जाता है? कैथोड से। कॉपर का निष्कर्षण कैसे होता है? कॉपर पाइराइड के द्वारा। कॉपर पाइराइड के द्वारा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किससे? एनोड से। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ताजा मिश्रण होता है? 3:1। अयस्क के धातु का निष्कर्षण तथा परिष्करण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु क्रम कहलाती है। आयोडीन जो होता है अधातु होते हुए भी क्या है? देखिए आयोडीन जो नमक जानते हैं आप, आयोडीन जो होता है वो अधातु है पर उसके बावजूद भी चमकता एक ही वो आयोडीन ही है। जिंक का निष्कर्षण किसके द्वारा करेंगे आप? हाँ, जिंक का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा। ब्यूटोन में क्रियात्मक समूह कौन होता है? कीटोन। ब्यूटान में क्रियात्मक समूह कौन है? कीटोन होता है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र बताना है। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। हाइड्रोजन में दो परमाणु के बीच किस प्रकार के बंध होता है? हाँ, हमेशा H2 लिखते हैं तो एकल बंधन होता है। ठीक है, एकल बंधन हाइड्रोजन में। नाइट्रोजन में त्रिबंधन। नाइट्रोजन में, अच्छा ऐसे भी नहीं याद रखना है तो इसको ऐसे भी, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एकल बंधन। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो गया? त्रिबंधन। सहसंयोजी यौगिक विद्युत का क्या है? उचालक होते हैं। कार्बन यौगिक की संख्या लगभग कितना है? 3 मिलियन है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। ब्यूटीन के कितने समयायु संभव है? 2 संभव है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक अप्रक्रियात्मक समूह क्या कहलाते हैं? CHO-CHO। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-n। तो ये सभी का सूत्र यहाँ पे याद रखिए आप। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है? स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार के ज्वाला उत्पन्न करेगा? काले धुआं वाली पीली ज्वाला। काले धुआं वाली पीली ज्वाला करती है। सर, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का उपयोग करते हैं। अगला में है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल। एल्केन के सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। एल्किन एवं एल्काइन ग्रुप के सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्किन तथा एल्काइन के सभी ग्रुप के जो यौगिक है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मीथेन के अणु का आकार होता है समचतुष्फलकीय।
मतलब सम चतुर्थ फलकीय, मतलब सम होता है 4 भुजा और फलक होती है जो 4 गो फलक वाले होती है मीथेन। समान अनुसूत्र वाले विभिन्न यौगिक क्या कहलाते हैं? हाँ, समान अणु वाले जितने सारे विभिन्न यौगिक हैं वो क्या कहलाएंगे? समअवयवी कहलाएंगे। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप है। हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है और ग्रेफाइट थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लेकिन हीरा जिसमें विद्युत का वो कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। याद रखिएगा, हीरा में करंट नहीं मारती है लेकिन ग्रेफाइट में मार देगा। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाए तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या होता है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं और नीचे यदि तली जो होता है वो काला होना शुरू कर देता है, इसका मतलब जो ईंधन है वो जल नहीं रहा है, धुआं दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए देखते हैं कि लकड़ी पे बनता है तो लकड़ी वाला जो ईंधन है पूरी तरीके से जलता नहीं, गैस पर कम काला होता है। क्यों? क्योंकि गैस उतना ही निकलता है जितना वो जल सके, इसीलिए काला नहीं होता। जबकि हम लकड़ी वाले पे जो खाना बनता है उस पर काला हो जाता है क्योंकि ईंधन अच्छा से नहीं जल पाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना उपस्थित है? 0.03। नाइट्रोजन कितना है? 78% नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितना वायुमंडल में? 21%। चीनी का रासायनिक सूत्र देखिए, C12H22O11। जब गैस के मुख्य अवयव जैव गैस के मुख्य अवयव कौन है? मीथेन। खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? पैराफिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैराफिन कहलाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र देखिए, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र और चीनी का सूत्र ये दोनों याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है? एथाइन अर्थात एसिटिलीन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। सोडियम एसीटेट को सोडियम की प्रतिक्रिया कराते हैं तो बनता है क्या? मीथेन। यदि मान लिया जाए कि सोडियम एसीटेट को हम सोडा लाइम के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बनकर तैयार होता है? मीथेन। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? हाँ, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यूरिया होता है। पोथोलीन बहुलक का क्या है? एथिलीन। पॉलीथीन जो है बहुलक है किसका? एथिलीन का बहुलक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं हम? आवर्त। क्षैतिज मतलब जो ऐसे सीधे रहता है उसको आवर्त बोलते हैं, सीधे वाला को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या को क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, चाहे समूह कहते हैं, चाहे वर्ग कहते हैं। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? हाँ, मेंडलीव जो तत्वों को बैठाया था लिया करके किसके आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? हाँ, पहले जितना सारे सभाएं जो गणितज्ञ जो वैज्ञानिक थे वो सभी परमाणु द्रव्यमान पे तत्वों को बैठाए, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो मिलेगा आपको परमाणु संख्या के आधार पे। समूह में नीचे जाने पर धात्विक का गुण क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी में 18वें समूह में स्थित तत्वों को क्या कहते हैं? और 17 वाले तत्वों को क्या कहते हैं? और पहला वाले को क्षारीय धातु और दूसरा वाले के क्षारीय मृद धातु। त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया? डोबे रेनर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन तत्व कौन है? फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु के साइज क्या होगा? हाँ, अगर इधर से हम इधर जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। किसी भी तत्व के संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? कौन बात बोले थे? मोस्टले बोले थे कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? मोस्टले कहे थे।
मोस्ले ने तत्वों को बढ़ते हुए किस आधार पर वर्गीकृत किया? परमाणु संख्या। किसके आधार पे? परमाणु। मेंडलीफ के तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। अब चैप्टर खत्म। ठीक है, अभी एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रचार आ गया। एप्लीकेशन पर देखो पीडीएफ का संकेत ऐसा रहेगा, उसी में जाके खोलिएगा तो पीडीएफ मिलता है। ठीक है, पीडीएफ का संकेत है। लाइव क्लास का संकेत ऐसा होगा, पीडीएफ पर जो जो चीज उपलब्ध है, लाइव क्लास, स्टडी पीडीएफ में, फिर आप उसमें आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट उसमें एप्लीकेशन में देंगे और रिजल्ट भी तुरंत जनरेट हो जाएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा आप कितना नंबर लाए हैं। उसमें चोरी का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, जितना नंबर लाइएगा उतना नंबर आ जाएगा। तो ये टोटल हम लोगों को 154 प्रश्न क्या हो गया? खत्म हो गया। अब बच गया है पार्ट 1 आएगा जिसमें फिजिक्स ज़्यादा है, पार्ट 3 आएगा उसमें सर बायो ज़्यादा है। ये पूरा केमिस्ट्री का सीरीज था फाइनल। एकदम कहीं एक जगह एडजस्ट करके आप रट लीजिए। आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव जब बना रहे हैं केमिस्ट्री में तो सब सारा बहुत सारा मिल भी रहा होगा जो सेट मारते उसमें। ठीक है, तो अगर सेट 1 लाइनर बना करके अगर आप किए होंगे तो उससे भी आपका रिवीजन ठीक हो जाएगा, और फिर इससे तो खैर बहुत ही ठीक हो जाएगा। लास्ट रिवीजन आपको लाएंगे फरवरी में, एक और इसके बाद फाइनल होगा। हाँ, बिना ऑप्शन के, बिना ऑप्शन एक तो आल है तो ऑप्शन का। हाँ अच्छा, हाँ ऑप्शन आंसर नहीं लिखा जाएगा, आंसर बाद में आएगा। ठीक है, आगे से क्वेश्चन आएगा, पीछे से आंसर। वो फरवरी में लास्ट में कर देंगे सबका 100-100, 150-150 क्वेश्चन, तो हो जाएगा क्लियर फिर। लेकिन जितना क्वेश्चन आ रहा है आप उसको घर में खाली पढ़िए, देखिए। समझ गए? चलिए लास्ट कीजिए, लगा देते क्वेश्चन।